students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं पार्ट 4 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। याद होगा हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या देखा। तो हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जिसमें एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की गई। फिर हमने दूसरे पार्ट में देखा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी और उसी में हमने जाना कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी और फिर वहाँ के लोगों को कैसे भड़काया जाने लगा। फिर हमने लास्ट लेसन में रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक के बारे में जाना। हमने जाना कि किस तरीके से लुई 16 ने जो वर्सेल्स के हॉल में मीटिंग बुलाई थी उसमें लोग जो आए थे थर्ड स्टेट वो गुस्से में कैसे उस हॉल को छोड़कर चले जाते हैं और विद्रोह करने लगते हैं और नेशनल असेंबली की डिमांड करते हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। जब नेशनल असेंबली वर्सेल्स में ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहा था, याद होगा हमने पिछले लेसन में ही देखा था कि जो पब्लिक थी, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो लोग क्या किए थे, तो वो लोग हॉल जो था उसको छोड़ करके चले गए थे मीटिंग को और उन लोगों ने एक कसम खाई थी कि जब तक नेशनल असेंबली नहीं बनेगी तब तक हम डिस्पोज नहीं होंगे। अब इनका ध्यान था पूरा क्या बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में बिजी थे उसी समय फ्रांस की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। कैसे हुई थी, तो देखो पहली बात, वहाँ पे उस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। ऑब्वियसली बात है, ठंड ज़्यादा पड़ी यानी कि ओले बरसे। ओले बरसने से क्या होगा, हार्वेस्ट खराब हो जाएगा और जब हार्वेस्ट खराब होगा तो आपको याद होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस में हमने देखा था बैड हार्वेस्ट के कारण क्या हो जाता था, चीज़ों के दाम और महंगे हो जाते थे। अब प्राइस राइज हो गया। अब प्राइस राइज तो हुआ यानी मार्केट में कमी थी, तो जो दुकानदार थे, जो बेचने वाले थे, उन लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी। होर्डिंग कर दी मतलब कि उनके पास तो सामान था लेकिन वो जानबूझ करके छुपा के रख दिए ताकि बाद में जब और दाम बढ़े तब हम बेचें। इससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमारे यहाँ आपको हर साल देखने को मिलता है प्याज और आलू के दाम बढ़ते हैं मार्केट में। तो उस समय जो दुकानदार है ना वो होर्डिंग करते हैं, मतलब कि पहले ही सस्ते दाम में खरीद के जमा करके रख देते हैं ताकि जब बाद में महंगे दाम में मिले तो वो उस समय महंगे दामों में बेचे और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब देखो, जब होर्डिंग आप करते हो तो उस समय आर्टिफिशियल क्राइसिस हो जाती है मार्केट में। मतलब जब आप छुपा के माल रखना शुरू कर देते हो तो मार्केट में तो ऑलरेडी सामान कम था, वो क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो और कम होगा तो क्या होगा, चीज़ें महंगी होंगी। तो ऐसा ही सिचुएशन फ्रांस में चल रहा था। अब जो औरतें हैं वो लंबी लंबी कतार में खड़ी रहती थी, ब्रेड के लिए लाइन लगी हुई है कि अब उनका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। एक तो ब्रेड महंगे मिलते, अब मान लो उसी में कोई अमीर आदमी आकर 4 गुना दाम पर पे ब्रेड खरीद ले, लाइन तोड़ के वो जाके खरीद सकता था। बट जो नॉर्मल पीपल थे, जो थर्ड स्टेट के गरीब लोग थे, इन लोगों को लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था। तो एक दिन ऐसे ही महिलाओं को बहुत जोरदार गुस्सा आया और उन्होंने क्या क्या, शॉप्स पे अटैक कर दिया ताकि वो ब्रेड ले सके। जैसे हमारी इंडिया में होता है ना, पानी का लाइन लगा रहता है तो कैसे लाइन वाइन तोड़ करके घुस जाते हैं, एग्जैक्टली तो यहाँ पे भी वही हुआ। इसी बीच जब ये कांड हो रहा था उसी बीच ही जो हमारे लुई 16 साहब थे उन्होंने आर्मी को यानी ट्रूप को ऑर्डर दे दिया कि आप पेरिस शहर में चले जाओ। अब देखो पब्लिक को क्या लगा कि ये जो महिलाएं शॉप में घुस रही हैं इन्हीं के जवाब में आर्मी को भेजी जा रही है। ठीक है, तो याद होगा ना फर्स्ट ही लेक्चर जो था हमारा, उसमें हम लोग देखे थे कि र्यूमर फैला था कि आर्मी भेजी गई है, ट्रूप्स भेजे गए हैं किंग के द्वारा पब्लिक पे अटैक करने के लिए। तो ये र्यूमर एक्चुअली ये था। महिलाएं स्टॉर्म कर रही थी शॉप्स पे, तो जब वो शॉप्स पे हल्ला बोल कर रही थी तो जब ट्रूप आई तो उनको लगा कि उन पे अटैक करने के लिए आ रही है। तो इससे क्राउड जो पीपल थे वो और ज़्यादा गुस्से हो गए और इन्होंने गुस्से में क्या किया, टाउन हॉल में मीट किए और टाउन हॉल में मीट करने के बाद ये बढ़ गए ईस्टर्न पार्ट में। और ईस्टर्न पार्ट में कौन सा बिल्डिंग अटैक किया था, बैस्टिल फोर्ट में। और उन्होंने क्या किया, बैस्टिल फोर्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और उनके फ्रेगमेंट्स को मार्केट में बेच दिया। तो अब समझ में आया कि 14 जुलाई को पेरिस में क्या हुआ था। तो एक्चुअली पेरिस में यही हुआ था। क्लियर है। अब जब यहाँ पर पे आपका बैस्टिल में ये सारी चीज़ें हो रही थी उसी समय गांव एरियाज में, विलेजेस वगैरह में, कंट्री साइड एरिया में एक नया र्यूमर फैला
मतलब लोगों का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है क्या, अफवाह जो अभी भी है हमारे यहाँ, ये अफवाह जो होती है ना यही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो यहाँ पे भी कंट्री साइड में भी र्यूमर फैला, क्या फैला भाई, कि जो मैनोर के लॉर्ड्स हैं, जो कि जिनके बड़े बड़े ज़मीन हैं, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने ब्रिगेड हायर किया, उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया और उनको भेजा है कि जाओ जा करके लोगों के जो राइपन क्रॉप्स हैं, मतलब जो पकी फसलें हैं उनको बर्बाद करके आओ। अब जो हमारे किसान हैं वो डर गए, ले हमारा फसल बर्बाद करने के लिए आ रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, होज एंड पिचफॉक्स, ये टूल्स हैं जो कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं आपका खेती बाड़ी में, ठीक है। इन लोगों ने ये ले लिया और इन्होंने चैटक्स पे अटैक करना शुरू किया। चैटक्स क्या होता है, तो जो नोबल्स का घर होता है ना उसको चैटक्स कहा जाता है, ये जैसे कैसल, राजा का महल, ओके। अब अटैक जब किया तो उसके बाद ये लोग जो मैनोरियल ड्यूज था, उनके जो रिकॉर्ड्स थे, मैनोरियल ड्यूज याद होगा, मैंने पहले क्लासेस में भी बताया है, जो मैनोर के ड्यूज थे, ठीक है, मतलब जो वो लैंड का रेंट वगैरह जो था, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें ये लोग लिए हुए थे मैनोर, उनका जो ड्यूज था, उनके जितने रिकॉर्ड थे इन्होंने सबसे पहले उसी जलाया। और जो ये ग्रेन्स जो है जो जमा था उनको लूट लिया कि जाओ अब तुम कैसे मेरे से पैसा मांगोगे, सब तो मैंने जला दिया, अब मुझे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक ने ये काम किया। अब इतना सब कुछ देख रहे थे कि हो रहा है, तो जो नोबल्स हैं वो डर गए और डर करके भाग गए। और कहाँ भागे, तो आसपास के देशों में वो भाग करके छुप गए ताकि पब्लिक से वो बच सके। तो ये था आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। क्लियर है। अब लुई 16 फाइनली समझ गया कि भाई ये पब्लिक नहीं मानने वाली है, या तो मुझे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और नहीं तो इनकी डिमांड माननी पड़ेगी। तो लुई 16 ने सोचा कि भाई डिमांड मानना ज़्यादा आसान काम है कुर्सी छोड़ने से कम मेरा पोस्ट तो रहेगा। तो उन्होंने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वैसे राज करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही रूलिंग करूँगा। और फाइनली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली ने डिक्री पास की जिसके तहत फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। क्लियर है। सो दिस वाज अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ओके, अब ये जो डिक्री पास हुई थी, ज़रा ये भी जान लेते हैं कि ये डिक्री क्या कह रही थी। तो इस डिक्री के तहत जितना फ्यूडल सिस्टम था, ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस का, मतलब फ्यूडल सिस्टम याद है ना, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जमींदारी सिस्टम था, तो जितना टैक्स वगैरह है उन सबको हटा दिया गया, ये फ्यूडल सिस्टम को वहाँ से हटा दिया गया। क्लर्जी के मेंबर्स को भी कहा गया कि आपको जो इतने प्रिविलेजेस मिले हैं बर्थ के बेसिस पे, सबको छोड़ो, सब हटा दिया गया। टिथेज नाम का जो टैक्स है उसे हटा दिया गया। चर्च के पास जो ज़मीनें थी उन सारी ज़मीन को छीन लिया गया। और ये सब लेने के बाद सरकार के पास 2 बिलियन लिवरे आ गए जिनसे इन्होंने कर्जे को चुका दिया। और इस तरीके से यहाँ पे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का स्टैब्लिशमेंट हुआ और लोगों की जो हार्डशिप है उस पर एंड लगा। क्लियर है। तो ये था आज के लेसन का, होपफुली समझ आ गया है। आज हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि कैसे र्यूमर फैलता है, कैसे पब्लिक जो है वो भड़क करके अटैक करती है शॉप्स पे, पर्टिकुलरली महिलाएं, और इनके रिस्पॉन्ड के टाइम पर ही ट्रुप्स ऑर्डर कर दिया जाता है कि सिटी में एंटर हो जाए। और इतने में पब्लिक में ये अफवाह फैलती है कि ट्रुप्स इनको रोकने के लिए आ रही है, पब्लिक भड़क जाती है और वो बैस्टल पे हमला कर देती है। और यहाँ पे नेशनल असेंबली जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर रही होती है। उसी समय गांव वगैरह इलाके में क्या होता है, लोग जो हैं वो मैनोर लॉर्ड्स जो थे उन पे जाकर के अटैक कर देते हैं। क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ब्रिगेड भेज रहा है जो कि हमारे फसलों को खराब करेगा, तो इस डर से यही बदले में उन पे हमला कर देते हैं। अब जब वो हमला कर देते हैं तो लुई 16 को समझ में आ जाता है कि भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। तो फाइनली उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दिया। नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देने के अलावा एक डिक्री पास हुई जिसके तहत फ्यूडल सिस्टम, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया। क्लियर है। और इसी तरीके से आपका फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। होपफुली जितना समझा आया है क्लियर हो गया है। हाँ, अगर अभी भी कहीं डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछोगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। होपफुली आपको समझ में आ गया है।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हिट कीजिए किसको, सब्सक्राइब बटन को, और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।